जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में यानी इस महीने पेंशन कब होगी क्रेडिट, मैसेज आ गया है, करें चेक। और दूसरी बात, क्या इस पेंशन के साथ आपको डीए डीआर का एरियर का भुगतान होगा, यानी सरकार अब कब करेगी घोषणा। और मैं बात करूंगा सेनाओं में बड़े चेहरों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीडीएस के पदों पर हो रहा है बदलाव। और रक्षा मंत्री जी ने कहा है भारत के सामने बड़ी चुनौती, सबको डटकर करना होगा मुकाबला। आखिर रक्षा मंत्री जी ने किस संदर्भ में कहा है। और मैं बात करूंगा, आप एक महोबा के अंदर सीएमओ ऑफिस का एक क्लर्क 2 लाख रुपए लेते जब गिरफ्तार किया जाता है, वो किस तरह फिर करता है नौटंकी, और यह है आपकी एक डार्क साइड। हाँ जी दोस्तों, आइए खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका पेंशन का मैसेज, यानी 21 तारीख को शाम से शुरू हो गया। जिस तरीके से आप हमारा मैसेज देख सकते हो, जिसमें डियर सो एंड सो, आपका पीपीओ नंबर, योर बैंक अकाउंट नंबर, ईच विंग क्रेडिटेड विद ऑन अमाउंट ऑफ सो एंड सो, यानी मंथली पेंशन विल बी क्रेडिट ऑन। आप ये देख सकते हो कि आपकी 1 अप्रैल 2026 को पेंशन आपके खाते में आएगी, यानी 1 अप्रैल 2026। हमेशा आप देखते हो कि महीने के एंडिंग के लास्ट डे या पहले, इस बार आपका समझ सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च तक क्लोज होगा और 1 अप्रैल को आपके खाते में पेंशन आएगी, जिसमें आपकी बेसिक पेंशन ओआरओपी की 3 के हिसाब से आएगी और 58% डीए लग के आएगा। अभी तक ये गुंजाइश है। आखिर डीए के ऊपर क्या है अपडेट, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन अभी जिस तरीके से मैसेज आ रहे हैं इससे पता लग रहा है कि आपको 58% का डीए डीआर, और उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है और आपका कम्यूटेशन कितना कट रहा है, कब तक उसकी अवधि है। तो दोस्तों अपने मैसेज को चेक कर सकते हो। 1 अप्रैल को आपके खाते में आपकी पे पेंशन आएगी। हाँ जी दोस्तों, सभी को इंतजार है कि क्या कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी, यानी हर साल पिछले मार्च में कैबिनेट मंजूरी दे दी थी और जनवरी फरवरी मार्च का एरियर के साथ, यानी जो आपकी पेंशन है और पे उसका भुगतान हो जाता था। आप देख सकते हो पीआईबी रिपोर्ट है, पिछला आदेश है, ये कब हुआ था। कैबिनेट ने 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते, पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी, यानी ये घोषणा होती है 28 मार्च 2025 को। पीआईबी रिपोर्ट दिल्ली से निकलती, जिसमें 48.66 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 66.55 यानी 66.55 लाख पेंशन भोगियों को 2% लाभ, यानी राजकोष पर प्रति वर्ष 6,614.04 करोड़ रुपए का भार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते, डीए और महंगाई राहत डीआर की अतिरिक्त किस्त की मंजूरी, और जो आपका 53% से बढ़कर आपका 55% हुआ, इतने लोगों को लाभ हुआ। यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुसार है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि यानी 1 जनवरी 2026 का डीए की हम उम्मीद कर रहे थे कि मार्च होली पर होगी या मार्च में होगी। अब धीरे धीरे आप समझ सकते हो, आज अब 22 तारीख है, लेकिन अभी तक इस प्रकार की खबरें नहीं है। कहा जा रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में अब ये घोषणा होगी फाइनेंशियल ईयर क्लोज के बाद। ये पूरी तरीके से शायद न सही हो, लेकिन ऐसी खबरें चल रही हैं, तो आपको इंतजार करना होगा अप्रैल फर्स्ट वीक तक का। इस महीने का, यानी इस महीने में संभावना कम है, जैसा कि हर साल मार्च में इसका घोषणा होती थी। 1 जनवरी 2025 वाली किस्त का जो पीआईबी रिपोर्ट है मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा सेना में बड़े बदलाव की। हाँ जी दोस्तों, बड़े बदलाव की तैयारी। सेना, नौसेना और सीडीएस पद पर आएंगे नए चेहरे। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे साथ सीडीएस अनिल चौहान साहब हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। अब इनका इस साल कार्यकाल खत्म हो रहा है और नए चेहरों को नए जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सेना में नए प्रयोग किए जा रहे हैं, चाहे आप सेक्शन से लेवल की बात करें, कंपनी की बात करें, बटालियन की बात करें, ब्रिगेड की बात करें, डिव की बात करें या कमांड तक, यानी थिएटराइजेशन कमांड तक की बात करें। आपकी प्रोफाइल में बदलाव हो रहा है, चाहे मैन पावर प्रोफाइल हो, इक्विपमेंट प्रोफाइल हो। क्यों?
क्योंकि आगे जो जिस तरह भविष्य में चुनौतियां आएंगी उसके लिए पहले से तैयारी की जा रही है। अब इसी तैयारी की जिम्मेदारी अब नए चेहरों के ऊपर आएगी। जैसा कि रक्षा मंत्रालय के संशोधित नियमों के मुताबिक नए सीडीएस के चयन के लिए पात्रता का दायरा काफी व्यापक है। तीनों सेनाओं के ऐसे सभी 3 स्टार अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल जो सेवारत हैं या पिछले 2 साल के भीतर रिटायर्ड हुए हैं, इसके लिए पात्र हैं। हालांकि चयन के समय अधिकारी की आयु 62 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह उन्होंने सीडीएस पद के लिए एक क्यूआर बताया। अब देश के शीर्ष नेतृत्व अगले 3 महीनों में व्यापक बदलाव। इस प्रक्रिया की शुरुआत नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप सीडीएस की बात कर सकते हैं, सीडीएस जनरल एन चौहान का कार्यकाल 30 मई को खत्म हो रहा है, यानी मार्च अप्रैल मई 30 मई को हो रहा है। सरकार अप्रैल में नए सीडीएस के नाम पर फैसला कर सकती है। सीडीएस के अलावा सेना प्रमुख यानी हमारे जनरल द्विवेदी साहब, नौसेना प्रमुख और डीआरडीओ अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर बदलाव होगा। सीडीएस जनरल एन चौहान का विस्तारित कार्यकाल 30 मई तक खत्म हो रहा है, यानी इनका एक्सटेंशन ऑलरेडी मिला था। वह देश के दूसरे सीडीएस हैं और लगभग 4 वर्ष इस पद पर रहे। दिनांक 15 मई 1964 को जन्मे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी मई के अंत में 62 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर रिटायर्ड होंगे। वहीं 1 जुलाई 1964 को जन्मे सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब 30 जून को 62 वर्ष की अधिकतम आयु पूरी करेंगे। इधर रक्षा अनुसंधान विकास यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत 31 मई को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। अप्रैल के अंत तक नए सीडीएस की मुहर लग जाएगी। तो दोस्तों ये बदलाव है सेना में, ये सेना के नियमों के मुताबिक होता है। तो अब नए चेहरे कौन होंगे, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये देखने वाली बात है। अब मैं बात करूंगा रक्षा मंत्री जी का एक ऐसा भाषण जिसमें उन्होंने कहा है पश्चिम एशिया में जिस तरीके से अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध चल रहे हैं कई देशों में और टकराव हो रहा है, भारत ने पुरजोर तरीके से कहा है कि कूटनीति और बातचीत के जरिए ही समाधान निकल सकता है। आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। आप जानते हैं दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लेने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगा। और बातचीत और कूटनीति के जरिए ही विश्व की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए मेरे बहनों भाइयों। और मैं आप सबसे भी चाहूंगा, आप हमारी बात से सहमत हों कि विश्व में जो इस समय युद्ध चल रहे हैं, जो पश्चिम एशिया में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, इनका समाधान यदि बातचीत और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और डायलॉग के द्वारा निकाला जाना चाहिए। इससे आप सहमत हैं तो मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए तो मैं मान लूं कि उत्तराखंड की जनता भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। भारत का जहां तक प्रश्न है बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस करिश्माई तरीके से भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज हमारा और आपका भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आज यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यह हम सबके लिए एक गौरव का विषय है और मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग हाथ उठाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह कहें, इस संकट की घड़ी में, और मैं संकट की घड़ी क्यों कह रहा हूं, जब दुनिया में युद्ध चल रहा है तो हो सकता है यहां ऊर्जा का संकट पैदा हो, यहां खाद का संकट पैदा हो जाए। दुनिया का कोई देश बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता बहनों भाइयों इस संकट की घड़ी में। हो सकता है उस संकट से भारत भी प्रभावित हो, लेकिन आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता
अपनी सूझबूझ के आधार पर भारत को उस संकट में अभी तक नहीं फंसने दिया है। लेकिन भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज उत्तराखंड की धरती से मैं या आप सबसे अपील करना चाहता हूं, मोदी जी के द्वारा वैश्विक स्तर पर पैदा हुए संकट को दूर करने के लिए जो भी उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड वासियों के द्वारा भी उसका समर्थन किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, यदि आप सहमत हैं तो दोनों हाथ उठाकर एक बार अपना समर्थन दीजिए। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। यदि आप चाहते हो कि नहीं हम ताकत से किसी को दबाकर चलें, आज के युग में ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि भारत की बात आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ध्यान लगा करके सुनी जाती है, सुनी नहीं मानी जाती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि भारत भी इस युद्ध से अछूता नहीं है। सीधा सीधा कहा है ऊर्जा खाद इसका संकट पैदा हो सकता है, भारत पर भी प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा, इसलिए सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। यानी चुनौती युद्ध बाहर है, चुनौती इधर भी है। बहुत सारे क्राइसिस हैं, आप देख सकते हो एलपीजी के जो आपको देखने को मिल रहे हैं, और इन्होंने चेता दिया है कि आगे भी बहुत कुछ क्राइसिस आ सकते हैं, आपको धैर्य रखना होगा। इस भाषण के संदर्भ से यही निकल के आता है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, ये है महोबा में सीएमओ, आप समझ सकते हो, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस, और जहां पर कर्मचारी 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है और किस तरह नौटंकी करता है। यानी ये इतने चलो साले को बना लो। चल हमारा एक शब्द है, ये इतने नमूने हैं कि देश को ये खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। इनके लिए देश प्रेम, देश में क्या क्राइसिस है कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी नोटों की गड्डियां तौल तौल के इनके घरों में भरी हैं, और यहां पर सबसे ज्यादा परेशान है तो गरीब है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है। जो गरीब है उसको इलाज नहीं मिल रहा है, गरीब है उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, और जिनके पास थोड़ा सा पद है, प्रतिष्ठा है, वो इस देश में बेधड़क तरीके से मजे लूट रहे हैं। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया, जरूर दें। धन्यवाद।